हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। आज हम करने वाले हैं एक और नई थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग की, दैट इज वेस्पर थ्योरी। इससे पहले हमने बेटा लिविस थ्योरी पढ़ी थी और लिविस थ्योरी ने हमें क्या बताया था? लिविस थ्योरी ने हमें बताया था कि अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो उसमें से एक आप सेंट्रल एटम सेलेक्ट करोगे और उसके चारों तरफ जो एटम लगे हुए होंगे उससे बॉन्डेड होंगे, उनको हम सराउंडिंग एटम कहेंगे। इस तरह से हम लिविस थ्योरी की हेल्प से किसी भी कंपाउंड के बॉन्ड को जान पाते थे, उसको देख पाते थे कि किस तरह से सराउंडिंग एटम जो सेंट्रल एटम है उसके साथ जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं या डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये हमें लिविस थ्योरी से पता चला। लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि जो ये मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं वो जो सराउंडिंग एटम होते हैं सेंट्रल एटम के चारों तरफ, वो किस तरह से अरेंज होता है। अगर मैं सीधा कहूँ तो हमें शेप के बारे में नहीं पता चल पाया था लिविस थ्योरी से, तो वो लिविस थ्योरी का एक ड्रॉबैक था। और उसके बाद आई वेस्पर थ्योरी, जिसको दिया था पॉवेल और सिडविक ने। सिडविक और पॉवेल ने ये थ्योरी दी थी वेस्पर थ्योरी, और जिसका पूरा नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और इस थ्योरी की खूबसूरती क्या है बेटा? ये थ्योरी हमें बताती है मॉलिक्यूल के शेप के बारे में, पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल के शेप के बारे में। डायटोमिक मॉलिक्यूल की शेप आपको पता है लीनियर ही होगी। पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल को कैसे अरेंज करना है, वो कैसे अरेंज होते हैं, उनके बीच क्या बॉन्ड एंगल होते हैं, ये हमें जानकारी मिली वेस्पर थ्योरी से। आप वेस्पर कह सकते हैं, VSEPR थ्योरी कह सकते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कह सकते हैं। चलिए पहले इसका मेन आइडिया देखते हैं, क्या था इस थ्योरी का मेन आइडिया। According to this theory, the electron pairs surrounding the central atom repel each other. और जब उनके बीच में रिपल्शन होगा तो they move so far apart from one another to minimize the energy. As a result, molecule has maximum stability. This is the main idea which is defined by which is explained by Sidgwick and Powell and named as Vesper theory. मैम आपने जो भी बोला ये कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। देखिए, एक मैंने पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल लिया AB2, ठीक है। मैंने इसकी स्ट्रक्चर बनाई, लिविस थ्योरी की हेल्प से मैं स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, और ये और ये इसके पास लोन पेयर है। ये एक इसकी स्ट्रक्चर है, दो लोन पेयर बना देते हैं लाइक वाटर, है ना। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, जो सेंट्रल एटम है वो सराउंडेड रहता है इलेक्ट्रॉन पेयर से। एक तो इसने बात करी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, जो लिविस में भी की गई थी। सेंट्रल एटम की बात करी गई है जो लिविस में भी की गई थी, ठीक है। तो हमें ये पता है सेंट्रल मेटल कौन सा सेलेक्ट करना है, वो हमें पता चल गया लिविस से। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस कहते हैं, वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा वाला जो अंदर वाला पोर्शन है जिसको लिविस में कर्नल कहा गया था, उसको बॉन्डिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो वैलेंस शेल हम पढ़ चुके हैं, तो वही हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं दोबारा से। सेंट्रल मेटल एटम जुड़ा हुआ है, दीज आर द सराउंडिंग एटम से, ठीक है। और किससे जुड़ा हुआ है? बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये बॉन्ड बने हैं इलेक्ट्रॉन से, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन से शो करूं, एंड जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो दिस इज अ बॉन्ड पेयर, दिस इज अ बॉन्ड पेयर। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, एटम के पास एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं, उनको हम लोन पेयर कहते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमने की कि एक बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होते हैं। ये आपको लिविस में भी वैसे पता चल गया था। तो अब आप ये एटम को देखो, ये चारों तरफ से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से सराउंडेड है। और ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कहाँ से आए? ये एक्चुअल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो है भाई। अंदर के इलेक्ट्रॉन इनर्शियल इलेक्ट्रॉन तो नहीं है किसी भी एटम के, ना इसके ना इसके। ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सेंट्रल एटम जो होता है वो किससे सराउंडेड रहता है? इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। अब जब ये इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड रहता है और इसने एक ग्रुप बनाया हुआ, एक फैमिली बनाई हुई है, तो आपको पता है कि फैमिली में इंटरेक्शन तो होगा, बातचीत तो होगी। तो यहाँ पर भी इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटरेक्शन होगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो आप ये भी जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। सेम चार्ज होने की वजह से इंटरेक्शन तो होगा लेकिन रिपल्शन हो जाएगा, लड़ाइयाँ हो जाएंगी इनकी, क्योंकि सेम चार्ज है दोनों के पास। तो यहाँ पर क्या होगा? रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा।
यहाँ पर भी रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर भी रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा। और एक चीज, जब केमिकल बॉन्डिंग मैंने स्टार्ट का पहला लेक्चर पढ़ाया था तो आपको ये बताया था कि रिपल्शन जहाँ होता है वहाँ एनर्जी इंक्रीज होती है, और जहाँ अट्रैक्शन होता है वहाँ एनर्जी डिक्रीज होती है। तो अब आप ये बताओ कि जब इस मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो स्टेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये भी हमने पढ़ा है कि जो एनर्जी, जब एनर्जी मिनिमम होती है तो स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है ना। मिनिमम एनर्जी से मैक्सिमम स्टेबिलिटी आती है। अब यहां पर इतना रिपल्शन हुआ, रिपल्शन होने की वजह से क्या हो गया, एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब मॉलिक्यूल तो स्टेबल होना चाहता है तो वो इस एनर्जी को मिनिमाइज करेगा। कैसे करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, अब इनमें इंटरेक्शन हो रहा था तो लड़ाई हो रही थी, तो फैमिली में भी क्या होता है कि भाई अगर लड़ाई हो रही है तो दूर दूर हो जाओ, जिससे कि जब कभी मिले तो प्यार बना रहे। ऐसे ही करते हैं ना हम, थोड़ा दूर दूर रहने शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही यहाँ भी हुआ कि ये जो इंटरेक्शन हुआ तो इसकी वजह से रिपल्शन हुआ। तो ये जो मॉलिक्यूल थे, जो ये एटम थे, ये अपने ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनको लेकर दूर दूर अरेंज हो गए एक दूसरे से। ये हमने यहाँ लिखा भी हुआ था, एंड मूव सो फार अपार्ट, एक दूसरे से दूर दूर अरेंज हो गए, जिससे एनर्जी क्या हो गई, फिर से मिनिमाइज हो गई। कोई रिपल्शन नहीं रहा तो एनर्जी मिनिमाइज हो गई, एनर्जी मिनिमाइज हुई तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो गई। ये पूरा आइडिया था इसके पीछे, राइट। ये चीज क्लियर हुई आपको। अब एक और चीज इन्होंने बताई, इन्होंने कहा कि भाई जब इलेक्ट्रॉन दो तरह के हैं, आपने कहा एक लोन पेयर होते हैं और एक बॉन्ड पेयर होते हैं, तो इनमें जो इंटरेक्शन होगा वो भी अलग अलग टाइप का होगा। और उन्होंने क्या किया, इंटरेक्शन का ऑर्डर दिया। इंटरेक्शन का जो ऑर्डर दिया वो क्या ऑर्डर दिया कि जो लोन पेयर में जब इंटरेक्शन होगा ना, तो जब रिपल्शन होगा ना तो मैक्सिमम रिपल्शन होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, एंड देन बॉन्ड पेयर में। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी कि लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये जब दूर दूर अरेंज हुए थे तो उसी से मॉलिक्यूल की एक शेप बन गई थी और एक ज्योमेट्री बन गई थी। इसका मतलब हम मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री को पता कर सकते हैं, बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस VSPR थ्योरी। ठीक है, अब ये बात आई कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि मैम ऐसा क्यों, आपने ऐसा क्यों कहा कि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा था। या जो हमारे जो सिजविक, और मैंने नहीं कहा, सिजविक और पॉवेल ने कहा कि जो लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कम है, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम है। भाई है तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं, फिर डिस्क्रिमिनेशन क्यों। एक्चुअली इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस इंटरेक्शन को समझाया उसके बाद नीलॉम एंड गिलेस्पी, एक और साइंटिस्ट हुए नीलॉम, ये दो साइंटिस्ट थे, गिलेस्पी, नीलॉम एंड गिलेस्पी, इन्होंने रिफाइन किया वेस्पर थ्योरी को और उन्होंने बताया कि लोन पेयर में इंटरेक्शन या लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा क्यों होता है। वेयर इज डस्टर, ओके, चलिए अब मैं आपको समझाती हूं कि ये ज्यादा क्यों होता है। देखिए, उन्होंने हमें क्या बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एज अ बॉन्ड पेयर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है, ये इन दोनों एटम का जो न्यूक्लियस है उसके बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, इन दोनों, ये जो दोनों एटम के न्यूक्लियस है वो इनको गवर्न करते हैं, इनको रेगुलेट करते हैं, तो इधर उधर भागने नहीं देते, है ना। जैसे कि एक बच्चा दो पेरेंट के साथ बैठा है, ये पेरेंट है, ये फादर है, एंड शी इज मदर, ओके, और ये हो गया इनका बेबी। अब ये लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, एक ने इधर से हाथ पकड़ा हुआ है, एक ने इधर से हाथ पकड़ा हुआ है, ना बच्चा इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है, बिल्कुल सीधा चलेगा, है ना। अब और अगर हाथ भी नहीं पकड़ा होंगे तो दोनों की बिल्कुल निगाहें इसी बच्चे पर हैं। लेकिन दूसरे केस में अगर मम्मी कुछ लेने चली गई, कुछ शॉपिंग करने चली गई, तो ये क्या हो गया, ये बच्चा अकेला रह गया पापा के साथ, और पापा तो पता है सारी फरमाइशें पूरी कर देते हैं। बच्चे ने इधर देखा बैलून है, ये इधर भाग गया बैलून लेने, है ना, क्योंकि पापा अकेले थे तो वो पूरी नजर इस बच्चे पर रख नहीं पा रहे थे। तो अब आते हैं यहाँ, समझते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ।
ये दोनों जो पेरेंट थे इन्होंने इन इलेक्ट्रॉन को गवर्न किया हुआ था, रेगुलेट किया हुआ था, इन दोनों को अपने साथ बांध के रखा हुआ था। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, दोनों बंधे हुए थे बीच में। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन थे, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ इस सिंगल पेरेंट के पास प्रेजेंट थे, अकेले बंदे के पास प्रेजेंट थे। तो ये क्या करते हैं, ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं अराउंड द एटम, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इसीलिए ज्यादा रिपल्शन कॉज करते हैं। दिस इज द रीजन बिहाइंड द लोन पेयर मैक्सिमम रिपल्शन। यहां पर एक पॉइंट और बताती हूं, ये जो इस तरह से दो एटम के बीच में अरेंज रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको हम कहते हैं डीजेनरेट इलेक्ट्रॉन, डीजेनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो डीजेनरेटेड नहीं, सॉरी, हाँ, इनको हम कहते हैं लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ये लोकेलाइज्ड रहते हैं, इन दोनों के बीच में लोकेलाइज्ड रहते हैं, और ये डीलोकेलाइज्ड कहलाते हैं। जो लोन पेयर है उनको हम क्या कहते हैं, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जो ये डीलोकेलाइज्ड वाले इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, इसीलिए रिपल्शन ज्यादा होगा। अब इस रिपल्शन के रीजन, इस रिपल्शन के आगे इफेक्ट क्या होने वाले हैं, जो हमने ये रिपल्शन लिखा इसके आगे इफेक्ट क्या होने वाले हैं। भाई जहां पर जिन मॉलिक्यूल के अंदर, सभी मॉलिक्यूल के अंदर तो लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होते, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें लोन पेयर होते हैं, कुछ में लोन पेयर नहीं होते। तो जहां पर लोन पेयर होंगे प्रेजेंट, वहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा। ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से जो शेप पहले आ रही होगी, जो बिना लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल के अंदर जो शेप आ रही होगी, जो कन्वेंशनल शेप होगी, ये उस शेप से डेविएट कर जाएंगे। रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल की जो शेप है वो क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, डेविएशन आ जाएगी, या हम कह सकते हैं डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। डिस्टॉर्टेड या डेविएटेड शेप बनेगी इस केस में, जहां पर लोन पेयर रिपल्शन प्रेजेंट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ये आप याद रखेंगे बेटा, सिचविक और पावेल ने वेस्पर थ्योरी दी थी और निलॉम और गिलेस्पी ने इस थ्योरी को रिफाइन किया था। तो हमने मॉलिक्यूल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी जब सेंट्रल एटम हैव नो लोन पेयर, हैज नो लोन पेयर, और सेंट्रल एटम विद लोन पेयर। क्लियर है? तो दो तरह के मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, कुछ जिनमें सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं है, और कुछ एटम जैसे, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे जिन पर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर है। अब इनकी शेप हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि हम सबकी शेप तो याद नहीं कर सकते। तो हमने कुछ मॉलिक्यूल की जो शेप है वो स्टेरिक नंबर के फॉर्म में निकाली, फिर उससे हमने शेप निकाली और उन शेप को हमने देख लिया कि अच्छा ये शेप होगी, याद कर लिया एक टेबल की फॉर्म में। उसके बाद जो जिनके अंदर लोन पेयर होता है वहां पर रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन की वजह से स्टेरिक नंबर सेम आने पर भी डेविएशन दिखाई देगा, तो उस डेविएशन को हमें समझना होगा। अभी आपको ये बात मेरी समझ नहीं आई होगी जो मैंने कही है, मैं आपको एक ट्रिक की हेल्प से ये फॉर्मूला और ये तरीका समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, सारे मॉलिक्यूल का स्टेरिक नंबर निकालेंगे। बाद में जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, तब भी हम यही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ भी मैं वही फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। फॉर्मूला देखें, हाफ v प्लस एम माइनस सी प्लस ए। क्या है मैम ये v प्लस एम? देखिए v क्या होता है, v इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन? सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। m क्या है यहाँ पर? m है यहाँ पर मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम वो एटम है जो सिंगल बॉन्ड के साथ सेंट्रल एटम से जुड़े होंगे। आप एक चीज और याद रखेंगे, बॉन्ड बनाते हुए जनरली जो ऑक्सीजन होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। अगर अकेला ऑक्सीजन है तो वो सेंट्रल एटम से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो m क्या हो गया, मोनोवेलेंट हो गए। c क्या हो गया, चार्ज ऑन कैटायन, जो कैटायन का चार्ज है, और a हो गया जो चार्ज ऑन एनायन है। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, स्टेरिक नंबर निकालेंगे। इसको हम स्टेरिक नंबर कह रहे हैं। और फिर उस स्टेरिक नंबर की हेल्प से हम
मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे और मॉलिक्यूल की शेप बताएंगे। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, उससे पहले एक चीज और बताना चाहती हूँ यहाँ पे, लोन पेयर कैसे निकलेगा। अगर लोन पेयर तो प्रेजेंट है तो वो कैसे निकलेगा? मैम हमें तो सबके याद नहीं है, शेप याद नहीं है, कैसे लोन पेयर निकालेंगे? तो लोन पेयर निकालेंगे आप बेटा S माइनस M से। स्टेरिक नंबर से मोनोवेलेंट एटम को अगर आप माइनस कर देंगे, जो मोनोवेलेंट एटम के नंबर आएगा उसको माइनस कर देंगे तो लोन पेयर आ जाएगा। लेकिन अगर लोन पेयर आपको तब निकालना है व्हेन डाइवेलेंट एटम इज प्रेजेंट, तो S माइनस M माइनस D। आप ये फॉर्मूला याद कर लो, अगर डाइवेलेंट एटम है तो उसकी वैल्यू रख दोगे, नहीं है तो उसकी जगह 0 आ जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। फॉर्मूले आपने लिख लिए, नोट कर लिए। अब एग्जाम्पल से इस चीज को समझाती हूँ। पहला मॉलिक्यूल लेते हैं BeF2। मैम आपने BeF2 क्यों लिया, HCl क्यों नहीं लिया? बेटा HCl इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। HCl को ऐसे बना लो तुम, शेप उसकी, HCl को तुम ऐसे बना लो, अरेंजमेंट तो यही रहने वाला है, H के बराबर में Cl, दोनों एक दूसरे के साथ एक लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, है ना। तो हम उन मॉलिक्यूल की बात करेंगे जो कि पॉली एटमिक है, क्योंकि वहां पर अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है सेंट्रल एटम के चारों तरफ। तो पहला BeF2 लिया मैंने, मतलब दो से ज्यादा एक और एटम हो गया, 3 एटम है इसके अंदर। BeF2 का पहले मैं स्टेरिक नंबर निकालती हूँ, हाफ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के अंदर कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? आपको पता है बेरिलियम के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे वो 2 है। मोनोवेलेंट एटम, ये जो F है आपको पता है, F के पास देखो इतनी चीजें आपको याद रहनी है, याद होंगी भी, 3rd चैप्टर भी पढ़ चुके हो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और 10th में भी पढ़ चुके हो, आपको एटॉमिक नंबर भी इतना याद है। 9 होता है, 7 होते हैं आउटर मोस्ट में फ्लोरीन के, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। तो यहाँ पे 2F है तो मैंने 2 ले लिया। कैटायन पे कोई कैटायन नहीं है, ये ना ही ये एनायन है, तो कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो जो नहीं है उसको 0, उसको छोड़ दो। तो ये क्या आ गया आपका, S की वैल्यू कितनी आ गई 2, स्टेरिक नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब इस पर हम लोन पेयर चेक करते हैं। लोन पेयर में S माइनस M माइनस D वाला अगर मैं लगाऊं तो D तो यहाँ कोई है ही नहीं, डाइवेलेंट एटम तो कोई है ही नहीं, स्टेरिक नंबर 2 है और M2 है, लोन पेयर 0। तो रिप्रेजेंट कैसे करने वाले हैं इस मॉलिक्यूल को? जो सेंट्रल एटम होता है उसको मैं A कह रही हूं, A से रिप्रेजेंट करूंगी। सराउंडिंग एटम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये किस टाइप का मॉलिक्यूल हुआ? AB2 टाइप का मॉलिक्यूल। किस टाइप का मॉलिक्यूल हुआ ये? AB2 टाइप का मॉलिक्यूल हुआ ये। अब इसकी शेप देखते हैं। देखिए बेरिलियम में 2F जुड़े हुए हैं और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। मैम आपने ऐसे क्यों बनाया? क्योंकि अभी हमने थ्योरी में ये कहा कि ये जो यहाँ पर लोन पेयर तो है नहीं, तो बॉन्ड पेयर के बीच इंटरेक्शन होगा, और इस इंटरेक्शन को मिनिमाइज करने के लिए दोनों बॉन्ड पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज हो जाएंगे, और इनका मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पर 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि कोई और तो लोन पेयर है ही नहीं जिससे ये रिपेल हो जाए। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाएंगे, और शेप क्या आ जाएगी बेटा? लीनियर शेप। ये शेप हो गई इसकी। बॉन्ड एंगल क्या आ गया? 180 डिग्री। तो AB2 मॉलिक्यूल वो सारे के सारे AB2 मॉलिक्यूल, देखो स्टेरिक नंबर ये होगा, ये स्टेरिक नंबर है ना, जो 2 लिखा है मैंने, दिस इज द स्टेरिक नंबर जो आया है मेरा। AB2 मॉलिक्यूल हमेशा अगर लोन पेयर एब्सेंट है तो लीनियर शेप शो करेगा और 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। नेक्स्ट मैंने मॉलिक्यूल लिया BF3। एक एक एटम बढ़ा रही हूं, 4 एटम हो गए हमारे पास। इट इज अ पॉली एटमिक मॉलिक्यूल। इसका स्टेरिक नंबर अगर मैं निकालूं तो हाफ, बोरोन 5 होते हैं, टोटल कितने हो गए आउटर मोस्ट में? 3। तीनों के तीनों F प्रेजेंट है, मोनोवेलेंट है, 3 आ गया स्टेरिक नंबर 3। लोन पेयर अगर निकालूं तो स्टेरिक नंबर 3 है, ये भी 3 है, तो 0 हो जाएगा। S माइनस M इज इक्वल टू 0। देयर इज नो लोन पेयर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल AB3, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अब इसको अरेंज करेंगे, दिस इज द अरेंजमेंट। मैम ये क्यों बनाया? बेटा 180 तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 है।
अब इन तीन को इस तरह से अरेंज करना है कि जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो जाए, तो ये जो एंगल है 120 डिग्री पर ये अरेंज हो जाएंगे एक दूसरे से। तो इसकी शेप क्या हो गई? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो गई, 120 डिग्री एंगल हो गया। गॉट इट? समझ में आ गई? ये समझ में आया ये एग्जाम्पल? चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। आपको एक मैम ये तो इजी सा है, थोड़ा सा ऐसा एग्जाम्पल कराओ ना जो हम कहते हैं कि जिसमें लोन पेयर भी प्रेजेंट हो, है ना? तो चलो लोन पेयर वाला एक देखते हैं। ये लेते हैं SO2। SO2 अभी बताया ऑक्सीजन डाइवेलेंट एटम है। नॉर्मली हम ऑक्सीजन को डाइवेलेंट एटम लेंगे, पर ऑक्साइड की बात नहीं मैं कर रही। नॉर्मली अगर ऑक्साइड है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये है ना, डाइवेलेंट एटम है। तो भाई S निकाल लेते हैं इसका हाफ। सेंट्रल एटम तो सल्फर ही होगा अकॉर्डिंग टू लिविस थ्योरी। 6 है इसके वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मोनोवेलेंट एटम यहाँ नहीं है, कैटायन यहाँ नहीं है, एनायन यहाँ नहीं है, तो क्या आ जाएगा? स्टेरिक नंबर 3 आया। अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो इसको शेप कैसी बनानी चाहिए? जिनका स्टेरिक नंबर सेम होता है वो एक जैसी शेप बनाते हैं, बशर्ते कि उन सब के अंदर लोन पेयर एब्सेंट हो। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या आनी चाहिए? ट्राइगोनल प्लेनर आनी चाहिए, जैसे कि BF3 की है। लेकिन SO2 में क्या होगा ये हम देखेंगे। इसमें पहले लोन पेयर चेक करते हैं या नहीं। S माइनस M माइनस D। S मेरे पास 3 आया है, M यहाँ कोई है नहीं, और D डाइवेलेंट एटम 2 है, तो लोन पेयर कितना आ गया? 1 आ गया। एक लोन पेयर आ गया। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करूंगी इस मॉलिक्यूल का? 3 स्टेरिक नंबर था, 3 टाइप के इलेक्ट्रॉन सराउंड कर रहे थे इसको, जिनमें से 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। या आप ऐसे देखो कि ये देखो 2 मॉलिक्यूल हैं, तो AB2 और 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है और 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हुई AB2L। तो मैम शेप इसकी क्या होगी? स्टेरिक नंबर 3 है तो क्या इसकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर होगी? देखते हैं। सल्फर को डबल बॉन्ड के साथ मैंने जोड़ दिया। ट्राइगोनल प्लेनर में एक एंगल इधर भी बनना चाहिए, एक एटम इधर भी आना चाहिए, नहीं है यहाँ पर। हमारे पास इधर है लोन पेयर। लोन पेयर, जब भी लोन पेयर होते हैं और आपको शेप निकालनी होती तो लोन पेयर को छुपा दो, लोन पेयर के ऊपर हाथ रख दो। हाथ रख दिया तो ये क्या शेप नजर आ रही है आपको? वी शेप नजर आ रही है। क्या शेप नजर आ रही है? वी शेप नजर आ रही है, या कहते हैं इसको बेंट शेप नजर आ रही है। तो ये वी शेप आएगी बेटा। यहाँ पे शेप क्या हो गई? वी शेप।